हाय दोस्तों, एक बार आपका जो है शिखर साहित्य अकादमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और कहीं ना कहीं जो है आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो भाषा शिक्षण के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण हम जो पढ़ रहे थे उसका जो पहला भाग है, पहला भाग के भी 3 खंड यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके हमने विभाजित किया था। आज हम कहीं ना कहीं जो है दूसरे भाग को हम पढ़ रहे हैं और दूसरे भाग के अंतर्गत जो है भाषा शिक्षण के सूत्र, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं जो है सीटेट या यूपीटेट, यूटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी पर हम आज दूसरा भाग को स्टार्ट करने वाले हैं। शिक्षण भाषा के सूत्र की अगर बात करें तो इसका जो पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले जो है विद्यार्थी उसके बारे में बताया जाना चाहिए जो पहले से वो जानता है, और बाद में उसके बारे में बताया जाना चाहिए जो वो नहीं जानता है। और यह शिक्षण सूत्र जो है पूर्व ज्ञानों के जांच सिद्धांतों पर आधारित है। कभी कभी ये प्रश्न की प्रकृति बन सकती है कि सिद्धांत का आधार पूछा जा सकता है, तो ये शिक्षण सूत्र का पूर्व ज्ञानों की जांच से सिद्धांत पर आधारित है। वहीं आगे अगर हम देखें दूसरा, तो सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन का ही मतलब जैसे हमें समझ में आ रहा है, बालक को सरल शब्दों का ज्ञान कराना चाहिए, है ना। इसका तात्पर्य यह है कि बालक को पहले सरल शब्दों का ज्ञान कराना चाहिए तथा बाद में फिर कठिन शब्दों का ज्ञान करवाना चाहिए। जैसे एक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है। एक बालक को अध्यापक शब्द ज्ञान करवाना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बालक को सिखाना चाहिए। अब कौन सा सिखाना चाहिए, पहले हमने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रुद्ध लिखा, धर्म लिखा, कमल लिखा, है ना। तो इसमें सरल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अध्यापक बालक को सबसे पहले कमल शब्द का ज्ञान कराएगा, है ना, सबसे सरल है तो इसको करवाएगा, है ना। उसके बाद जो है धर्म शब्द का ज्ञान करवाएगा, है ना। इस तरह से फिर जो है क्रुद्ध शब्द का ज्ञान कराएगा। ये कहीं ना कहीं शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है ना, सरल से कठिन की ओर। फिर अगला अगर हम देखेंगे तीसरा, वह है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें क्या होता है ना, इसे स्थूल से सूक्ष्म भी इसको कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बालक को मूर्त अर्थात दिखाई देने वाली वस्तुओं से संबंधित शब्दों का ज्ञान करवाना चाहिए, और उसके बाद जो है अमूर्त अर्थात जो दिखाई देने वाली वस्तुओं से संबंधित शब्दों का ज्ञान करवाना चाहिए। वहीं अगर आगे हम देखें तो फिर अगला जो है पूर्ण से अंश की ओर, यानी गेस्टाल्टवाद है कि ये समग्रता का सिद्धांत है ना। जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पहले हम ध्वनि करते हैं, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर अनुच्छेद, कहीं ना कहीं पूर्ण से जो है अंश की ओर हो रहा है। वहीं इसको अगर हम बोलें अगला देखें तो पांचवा है उदाहरण से नियम की ओर। इसमें इसको दूसरी भाषा में भी अगर हम बोलेंगे तो कहीं प्रत्यक्ष से जो है प्रमाण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। तो इस रूप में इसको परिभाषित या दूसरे शब्द में भी बोला जा सकता है। अब क्या आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें क्या होता है, पहला है बहुमुखी सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या होता है, रुचि जागृत का सिद्धांत। अब इसको क्या, रुचि जागृत का मतलब जैसे रुचि से ही जो है जिसमें विद्यार्थी की रुचि होगी, है ना। इसमें जो है मारिया मॉन्टेसरी की मान्यता थी कि बच्चे जिस कार्य में रुचि लेते हैं उसे आसानी से सीख जाते हैं, यानी बच्चे जिसमें रुचि लेंगे उसको क्या कर देते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। और ये भाषा शिक्षण कराते समय सबसे पहले बच्चों की रुचि जागृत करना चाहिए, है ना। जब भी हम भाषा शिक्षण करा रहे हैं बच्चों को तो कहीं ना कहीं उनमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनमें क्या रुचि है, रुचि को कहीं ना कहीं उनको जागृत करना चाहिए। वहीं आगे देखें हम बहुमुखी सिद्धांत। अब बहुमुखी सिद्धांत क्या होता है, जिसका तात्पर्य है कि भाषा की शिक्षा केवल भाषा पढ़ाते समय नहीं अपितु अन्य विषय पढ़ाते समय भी दी जा सकती है ना। जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, आदि विषय को पढ़ाते समय भी जो है हम भाषा के शुद्ध उच्चारण व लेखन को ध्यान रखना चाहिए। यह सिद्धांत जो है एडलर एलन ने दिया था, एडलर एलन पो ने ये जो है ये बहुमुखी सिद्धांत को दिया था, तो इसको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें दोस्तों तो प्रेरणा का सिद्धांत है, इसका प्रवर्तक जो है जेगनिज हैं, है ना। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि पहले विद्यार्थी में रुचि जागृत करना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं इसमें रुचि जागृत करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसे कार्य के परिणाम उद्देश्य बताकर प्रेरित करना चाहिए, और प्रेरणा से जो है विद्यार्थी स्व पुनर्बलन प्राप्त होता है। जैसे स्व कैसे होगा ये, जैसे हम पुरस्कार देंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं क्या प्रेरणा का भाव जगेगा, है ना, जागृत होगी। वहीं आगे देखें हम तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अब क्रियाशीलता में क्या होता है, सभी आधुनिक शिक्षा शास्त्रों की मान्यता है कि भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बनकर नहीं रहना चाहिए, अपितु शिक्षण में विद्यार्थियों को जो है सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि जिस कार्य को खुद करता है ना, जिस कार्य को खुद करता है तो उसमें प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जैसे इसके लिए हम भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो अंत्याक्षरी हो गया, वाद विवाद हो गया,
प्रतियोगिता आदि के माध्यम से विद्यार्थी क्या हो सकता है, सक्रिय हो सकता है। आगे अगर हम देखें तो जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। अब जीवन को जोड़ने का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि यदि किसी विषय को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो विद्यार्थी उस नियम को आसानी से क्या क्या कर लेगा, समझ सकता है ना। तो भाषा पढ़ाते समय तथा उसमें भी जो है शब्दों का ज्ञान कराते समय जो है दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का सहारा क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। जैसे प्रश्न निम्नलिखित में से सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, इसमें अनुकरण से प्राप्त या जीवन अनुभव से प्राप्त ज्ञान। तो इस तरह से प्रश्न की प्रकृति भी बन सकती है। आगे अगर हम देखें तो जो अगला सिद्धांत है वो विभाजन का सिद्धांत है ना। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए, है ना। इकाइयों से जो है एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, उसका संबंध भी एक दूसरे से होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे करना चाहिए, छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता है। वहीं आगे अगर हम देखें तो है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत में क्या होता है, बार बार किए गए अभ्यास से ज्ञान स्थायी हो जाता है, अतः शिक्षण कार्य में विद्यार्थी अधिक से अधिक क्या है, अवसर देना चाहिए, विद्यार्थी को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। अभ्यास का जो सिद्धांत दिया था वो किलपैट्रिक ने दिया था, इसको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अभ्यास के सिद्धांत जो है विद्यार्थी किसी कला विकास को जो है विकास का होना, बार बार अभ्यास से विद्यार्थी लेखन कला का विकास भी होना, इस तरह का इसमें हो सकता है। अगला है चयन का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि अध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है ना, इसमें क्या पढ़ाना है तथा कैसे पढ़ाना है। यह सिद्धांत पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों से संबंधित है। अगला अगर हम देखें तो साहचर्य का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को शब्द का ज्ञान कराते समय जो है अगर उस शब्द से संबंधित वस्तु भी दिखाई जाए तो वह उस शब्द का अर्थ आसानी से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा, है ना। इस सिद्धांत को जो है प्रत्यक्ष वस्तु और प्रत्यक्ष उदाहरण के नाम से भी जाना जाता है। और भाषा शिक्षण से तात्पर्य सिद्धांत पर सबसे ज्यादा बल जो है किसने दिया था, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर ही जो है साहचर्य विधि का प्रवर्तन किया था, है ना। साहचर्य यानी प्रत्यक्ष वस्तु उदाहरण या प्रत्यक्ष उदाहरण वस्तु पर भी जो है ये निर्भर है। अगला अगर हम देखें तो है शुद्धता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है ना, बालक जो है श्रवण, निरीक्षण व अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अतः उसके सम्मुख शुद्ध शब्दों का उच्चारण व लेखन का ध्यान रखना चाहिए। बालक द्वारा सीखने का जो सही क्रम है वह श्रवण और निरीक्षण अनुकरण है ना। अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इसे श्रुत लेखन विधि भी कहते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि अध्यापक को भाषा शिक्षण कराते समय महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों व उदाहरणों को दोहराना चाहिए, है ना। और इन सिद्धांतों का प्रयोग जो है लेखन कौशल के विकास हेतु किया जाता है। अगला अगर हम देखें क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। किसी भी कला या विषय को सिखाने की दो विधियां होती हैं, है ना। उस विषय या कला के सिद्धांतों का ज्ञान करवाना और दूसरा प्रत्यक्ष या प्रायोगिक कार्य द्वारा। फ्रोवेल, जॉन ड्यूवी और गांधी ईस्ट आदि ने जो है भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत पर सबसे ज्यादा क्या है, बल दिया है। तो इसको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्रयोग और भूल के नाम से जाना जाता है, क्रियाशीलता का दूसरा नाम है। क्रियाशीलता का सिद्धांत का प्रयोग व भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को भाषा या विभिन्न अंगों या अवयवों में समन्वय कराना सिखाना चाहिए। जैसे वाक्य में कौन सा पद या कारक पहले आएगा, है ना, ये चीजें जो है समन्वय के अंतर्गत सिखाना चाहिए विद्यार्थी को, है ना। अगला अगर हम देखें तो जो अगला है जैसे प्रश्न के रूप में हमने देखा समन्वय में भाषा शिक्षण में वाक्य रचना सिखाते समय समन्वय के सिद्धांत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वाक्य रचना में विभिन्न पदों में उचित क्रम संबंधी समन्वय करना पड़ता है। अगला है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग है ना। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है ना। अतः अध्यापक के द्वारा जो है विद्यार्थी को पूर्ण ज्ञान की जांच कर उसे उसकी रुचि के स्तर पर अनुकूल शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला है लोकतांत्रिक व्यवहार सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न करने में जो समस्या के बारे में जो है निराकरण या पूछने पर पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवहार का मतलब है कि उसको स्वतंत्र रखना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए, किसको, विद्यार्थी को। तो दोस्तों आज हमने जो है भाग 2 के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी, है ना। सिद्धांत को हमने पढ़ा, सूत्र को हमने आज